हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो तुम सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो देखो, इस चैनल पर हम बायोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो यूनिट है ना, वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हर बार के एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हमने इकोलॉजी यूनिट में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है और हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। इकोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर है आपका इकोसिस्टम। आपका इकोसिस्टम, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो ये चैप्टर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट्स को यहाँ कनेक्ट करेंगे कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये सीरीज देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें भी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो देखो, यहां पर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम में कुछ बेसिक्स टर्म्स होते हैं, उनको समझने के लिए अगर हम बात करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो सपोज कोई ए ऑर्गेनिज्म है। सपोज क्या है? कोई ए ऑर्गेनिज्म है। सपोज कोई क्या है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। इंडिविजुअल ए ऑर्गेनिज्म है। ए ऑर्गेनिज्म है और ये अकेला है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्या? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। जब ए ऑर्गेनिजम्स बहुत नंबर इनका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि ये एक क्या है? ए ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन है। ए ऑर्गेनिज्म का क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है। अब देखो, अगर आप बात करते हो तो पॉपुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी मिलकर के क्या बनाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी मिलकर के क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम। ठीक है। तो इसी चीज को तो हमें पढ़ना है, इकोसिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमने ये समझा कि कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? कोई ए ऑर्गेनिज्म है। तो ये अभी सिंगल है, इसलिए आप इसको बोल रहे हो इंडिविजुअल। जब इसके पॉपुलेशन हो जाएगा, मीन्स ये अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, तो आप बोलोगे पॉपुलेशन। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज मिलकर के क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। तो यहां पे एक छोटी सी बात समझ में आ रही है कि इस इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही वैरायटी, बहुत ही वेरियस टाइप के क्या हैं? आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कम्युनिटी हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये बात तो समझ में आया? ये बात आपको समझ में आया? तो चलिए दूसरा यहां से टॉपिक हम पकड़ते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसी भी इको सिस्टम को, अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम के इकोसिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इकोसिस्टम के बारे में दो तीन फीचर पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर समझिए और ये पूरा इंटायर आपके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है। तो देखो, कोई भी इकोसिस्टम में अगर आप बात करते हो, आप बात करते हो कि बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि जो इकोसिस्टम है ना, वो एक तरह का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसका? इकोलॉजी का। ठीक है। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी आपके अर्थ पर इकोसिस्टम है, जितने भी आपके अर्थ पर इकोसिस्टम है, वो सभी एक तरह के कैसे सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। ठीक है। तो ऑल इकोसिस्टम, ऑल इको सिस्टम इज अ ओपन टाइप ऑफ, ओपन टाइप ऑफ सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है कि ओपन टाइप का मतलब क्या है? देखो, ये पॉइंट जो है ना, वो थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो ये ओपन किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? विथ रिस्पेक्ट टू थर्मो डायनेमिक्स। अब देखो, इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस पॉइंट को अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट को हमने बात किया यहां पर कि जो इकोसिस्टम है वो कैसा है? ओपन है। वो कैसा है? ओपन है। वो कैसा है? ओपन है। और हमने बात किया कि विथ रिस्पेक्ट टू किसके? थर्मोडायनेमिक्स के। अगर आप बात करते हो यहां पर कि सपोज आपके पास क्या है? एक पॉन्ड इको सिस्टम है। आपके पास क्या है? एक पॉन्ड इको सिस्टम है। तो सपोज ये एक आपका क्या है? पॉन्ड इको सिस्टम है। ये क्या है? आपका एक पॉन्ड इको सिस्टम है। इस पॉन्ड इको सिस्टम की अगर आप बात करते हो कि ये क्या है? एक आपका बाउंड्री है। ये क्या है आपका? ये क्या है? बाउंड्री है। इस पॉन्ड इकोसिस्टम की ये बाउंड्री लाइन है। और ये क्या है आपका? पॉन्ड इको सिस्टम। और आप इसको किस रिस्पेक्ट में समझ रहे हो? कि जितने भी इकोसिस्टम हैं वो ओपन टाइप के हैं। देखो, यहां पर क्या है? आपका वाटर है। यहां पर क्या है? वाटर है। और इस वाटर के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है अपने सराउंडिंग से जो है वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे? एनर्जी और मटेरियल का क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। कंटिन्यूसली क्या करेंगे? एनर्जी और मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक तो एनर्जी और दूसरा मटेरियल का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो इस इकोसिस्टम को ओपन कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो इकोसिस्टम है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हमेशा क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ये बात समझ में आया? तो इकोसिस्टम के अभी तक हमने दो पॉइंट्स को डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया कि इकोसिस्टम एक तरह का क्या है? ओपन टाइप का सिस्टम है। ओपन टाइप का सिस्टम का मतलब यह है कि जो भी आपका इकोसिस्टम है वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हमेशा एनर्जी और मटेरियल का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। अब बहुत सारा बच्चों के दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि क्या सर, कोई इकोसिस्टम क्लोज्ड टाइप के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है? तो कभी भी क्लोज्ड इको सिस्टम जो है कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता है। डज नॉट सरवाइव। ठीक है। कभी भी क्लोज्ड इकोसिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता है। डज नॉट सरवाइव या डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्यों ऐसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हो एक्वेरियम की, तो एक्वेरियम में भी आप क्या करते हो कि आप
पंप्स लगाते हो, ठीक है, ताकि एयर का क्या हो सके, कंटिन्यूसली एक्सचेंज हो सके और उस एक्वेरियम के अंदर जितने भी फिशेस हैं वो सभी क्या कर सकें, उस गैस को, उस एयर से ऑक्सीजन को क्या कर सके, इनटेक करे। अगर आप अपने एक्वेरियम में कोई एक्सटर्नल पंप नहीं लगाओगे जिससे एयर का एक्सचेंज हो रहा है आपके वाटर के अंदर, तो उस एक्वेरियम इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली फिशेस सरवाइव नहीं कर सकती, तो फिशेस डेड कर जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इकोसिस्टम हमेशा ओपन टाइप के ही सरवाइव कर सकते हैं, ओपन टाइप के ही सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिमाग में हमेशा याद रखना कि एक तो एनर्जी, दूसरा मटेरियल का कंटिन्यूसली इकोसिस्टम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट यहां पर यह है कि इकोसिस्टम का जो नेचर है, इकोसिस्टम का जो नेचर है वो कैसा है, डायनामिक नेचर है, डायनामिक नेचर है। कैसा है, डायनामिक नेचर है। अब सर इस डायनामिक का मतलब क्या है, इस डायनामिक का मतलब क्या है कि इकोसिस्टम, इस डायनामिक का मतलब क्या है, तो इकोसिस्टम कंटिन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है, कंटिन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वेरिएशन, या आप बोल सकते हो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझो तो सपोज आपके सामने कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है, आपके सामने क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम है। पॉन्ड इकोसिस्टम आप देखोगे कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो कुछ टाइम बाद, मतलब ये टाइम ईयर्स में हो सकता है, पर एक टाइम बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रासलैंड इको सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने अपने गांव में, अपने ऐसी जगह देखा होगा जहां पर पॉन्ड इकोसिस्टम है, जब वहां का पानी पूरी तरीके से सूख जाता है तो वहां पर क्या पहले बिल्डअप होती हैं, ग्रासेस ग्रो होती हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा आफ्टर सम टाइम, एक टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा, और ये टाइम क्या होगा, ईयर्स में है, ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और अगर वहाँ पर ग्रासेस को सरवाइव रहने देते हैं तो बहुत टाइम बाद वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स भी ग्रो करते हैं और फिर फर्दर वो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट होता है। तो आपने अभी तक यहाँ पर 3 पॉइंट्स देखा कि जो इकोसिस्टम है वो एक तरह का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का, या आप बोल सकते हो नेचर का। दूसरा पॉइंट आपने यहाँ ये देखा कि जो इकोसिस्टम है वो हमेशा ओपन टाइप के ही इकोसिस्टम क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तीसरा पॉइंट आपने ये देखा बच्चे कि जो आपका इकोसिस्टम है वो एक तरह का डायनामिक नेचर का है, ठीक है। मींस वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। पॉन्ड इकोसिस्टम बहुत साल के बाद एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कन्वर्ट होगा और वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपका चेंज होकर के फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इकोसिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, पॉइंट हमने डिस्कस किया और ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहीं पर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में, तो यहां पे 2 तरह के कंपोनेंट है। एक तो है आपका बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जो है बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट है जो इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट में भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एक कैटेगरी को बोला गया है आपका ऑटोट्रॉप्स, एक कैटेगरी को बोला गया है ऑटोट्रॉप्स और दूसरे कैटेगरी को बोला गया है आपका हेट्रोट्रॉप्स,
हेट्रो, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में हमने यहां पर देखा कि दो कैटेगरी हैं, एक तो है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आप बेसिकली किसकी बात करते हो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो। और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स में आप बेसिकली नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो, ठीक है। तो यहां तक तो एक चीज क्लियर हो गया कि बायोटिक और एबायोटिक में हम बेसिकली किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ऑटोट्रॉप्स में हम बेसिकली बात करते हैं यहां पर प्लांट्स के बारे में, ठीक है। हम किसके बारे में बात करेंगे? प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। हेट्रोट्रॉप्स कैटेगरी में हम बेसिकली यहां पर दो कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करेंगे। एक कैटेगरी को हम बोलेंगे कंज्यूमर्स एंड दूसरी कैटेगरी को हम बात करेंगे डीकंपोजर्स, ठीक है। दूसरी कैटेगरी को हम बात करेंगे डीकंपोजर्स। ये बात समझ में आ रही है सभी को? अब देखो, हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप्स को भी हम आगे चल करके बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट में बेसिकली हम यहाँ पर दो कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करेंगे। और ये दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो दो कैटेगरीज हैं, बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। एक तो है फिजिकल कंपोनेंट और दूसरा है केमिकल। फिजिकल, एक तो है आपका फिजिकल एंड दूसरा है केमिकल कंपोनेंट। अब देखो, यहीं पर हम बात करते हैं फिजिकल कंपोनेंट में, हम बात करते हैं एयर के बारे में, लाइट के बारे में हम बात करेंगे, फायर के बारे में हम बात करेंगे, वाटर के बारे में हम बात करेंगे। और ये सभी क्या हैं? अलग अलग फैक्टर हैं, ठीक है। और दूसरा, हम केमिकल में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे पीएच के बारे में, बात करेंगे सॉइल के सैलिनिटी के बारे में, हम बात करेंगे मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक हमने जनरल सी बात की कि जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम में हम किन किन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक में हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, और एबायोटिक में हम बेसिकली फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जब भी हम किसी इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज आपका एक क्या है, एक बड़ा सा इको सिस्टम है। आपका क्या है? एक इको सिस्टम है। सपोज ये क्या है? एक इको सिस्टम है, ठीक। अब देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो आपका एक तो है बायोटिक, एक तो है क्या? बायोटिक, और दूसरा क्या है? ए बायोटिक। अब जो ये बायोटिक है वो एबायोटिक के साथ इंटरैक्ट करेगा और एबायोटिक बायोटिक के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो आप यहां पर ये देखो कि जब भी इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा, मींस यहां पर क्या हो रहा है? जब भी इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा, यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है। पहला फीचर ये है कि यहां पर बायोमास का प्रोडक्शन होगा, मींस प्रोडक्टिविटी क्या होगी। दूसरा क्या होगा? एनर्जी का क्या होगा? फ्लो होगा। तीसरा जो है, यहां पर एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलेगी, न्यूट्रिएंट साइकिल चलेगी। और फोर्थ पॉइंट यहां पर है डीकंपोजिशन होगा, जो किसके थ्रू होगा? डीकंपोजर्स के थ्रू होगा, ठीक है। तो डीकंपोजर्स
इकोजिशन। ठीक है, तो जब भी किसी इकोसिस्टम के अंदर जब भी किसी इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जिनको हम आगे चल करके बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह के आप समझो कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज हमने स्टार्टिंग में एक टर्म यूज किया था, ये टर्म था बेसिकली आपका, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर इस चीज को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं और यहां पर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली अगर आप इकोलॉजी को, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज द स्टडी ऑफ relationship it is the study of relationship of living organism. It is the study of relationship of living organism and their interaction with their environment, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो इकोलॉजी है वो हमें ये स्टडी करने में हेल्प करता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस इकोलॉजी के टर्म को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था, फर्स्ट टाइम डिफाइन किसने किया था, तो फर्स्ट टाइम डिफाइन बाय अर्नेस्ट हैक्केल, जो एक तरह के जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इकोलॉजी टर्म को क्या किया था, डिफाइन किया था। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो हमने कुछ ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर को समझने में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने अभी तक अंडरस्टैंड किया, ठीक है। सॉरी। तो चलिए हम जो अब यहीं से अंडरस्टैंड करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, या आप बोल सकते हो नेचर ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को हमने यहां पर दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक को हमने बोला नेचुरल इकोसिस्टम, एक को हमने बोला नेचुरल इकोसिस्टम, एक को हमने बोला नेचुरल इको सिस्टम, और दूसरे कैटेगरी को हमने बोला यहां पर मैनमेड इको सिस्टम, ठीक है। तो देखो इकोसिस्टम को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में रखा गया है, एक तो
ऐसे इकोसिस्टम जिसे नेचर ने ऑलरेडी क्रिएट किया है, और दूसरा टाइप का जो इकोसिस्टम है जिसे हम बोल रहे हैं मैन मेड इकोसिस्टम। तो मैन मेड इकोसिस्टम में जैसे हम बात करते हैं जो क्रॉप फील्ड्स होती हैं ना, जैसे जो हम फार्मिंग करते हैं, तो बेसिकली जो क्रॉप फील्ड्स होती हैं वो एक तरह का हमने क्रिएट किया है, हमने क्या किया है, मैन मेड द्वारा क्रिएट हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे मैन मेड इकोसिस्टम। और जो नेचर ने क्रिएट किया है उसे हम बोल रहे हैं नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो अगर हम यहीं पर बात करते हैं तो नेचुरल इकोसिस्टम में हम दो कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करेंगे, हम दो कैटेगरीज में अंडरस्टैंड करेंगे। एक को बोलेंगे एक्वेटिक इको सिस्टम, और दूसरे कैटेगरी को हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम। और मैनमेड इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पे बात करेंगे किसके बारे में, एक्वेरियम के बारे में। एक्वेरियम के बारे में। एक्वेरियम क्या है, एक तरह का मैनमेड इको सिस्टम है। एक्वेरियम क्या है, एक तरह का मैनमेड इको सिस्टम है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो क्रॉपफील्ड क्या है, क्रॉपफील्ड क्या है, ये भी एक तरह का इको सिस्टम है जो मैनमेड है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट में किस तरीके से बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स में हम इसी पार्ट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और यहीं से कॉन्सेप्ट्स, जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको कनेक्ट करेंगे। थैंक यू।